हाय स्टूडेंट, आज हम मैट्रिक्स में पढ़ेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स पर ठीक है एलिमेंट्री ऑपरेशन कैसे किया जाता है, ट्रांसफॉर्म या उसी को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं आप भी ऊपर प्रारंभिक संक्रिया या रूपांतरण। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन बोलिए या ऑपरेशन बोलिए। तो आज ये चीज सीखेंगे, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आएगा कि मैट्रिक्स का इनवर्स किससे निकालना है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, वो जो क्वेश्चन आता है यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स का 8 नंबर का आता है और सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है। तो ये क्वेश्चन फिक्स रहता है कि एग्जाम में आने आना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए मैट्रिक्स पर ठीक है 6 तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म कराए जाते हैं और वो 3 रो पर होते हैं। देखिए 2 तरीके के होते हैं, एक रो ट्रांसफॉर्मेशन और एक होता है कॉलम। ठीक, तो 3 रो के लिए होते हैं और 3 किसके लिए होते हैं, कॉलम। तो टोटल होते हैं 6 ऑपरेशन, 3 रो में यूज होते हैं और 3 किस में यूज होते हैं, कॉलम। तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हिंदी बोलेंगे प्रारंभिक पंक्ति रूपांतरण या संक्रिया। ठीक है, प्रारंभिक स्तंभ रूपांतरण हिंदी में, लेकिन ज्यादातर हम लोग बोलेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? तो अब सीखते हैं वो क्या है ऑपरेशन। पहला कहा जाता है कि कोई एक मैट्रिक्स है तो उनके 2 रो या 2 कॉलम को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि एक हमारे पास R1 और एक R2 है, तो R1 को R2 में एक्सचेंज कर दिया जाए और R2 को किसमें एक्सचेंज कर दिया जाए, R1 में। ये हमने रो में बता दिया। कॉलम में क्या लिखेंगे, C1 को किसमें कन्वर्ट करना है, एक्सचेंज करना है C2 में, और C2 को किसमें करना है, C1 में। फॉर एग्जाम्पल या समझिए जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी एक 3x3 की मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है, 3x3। अब यहां कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है, R1 एक्सचेंज R2। R1 को किससे एक्सचेंज करना है, R2 से। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, तो A इक्वल टू फिर क्या मिलेगा हमको। अभी देखिए R1 ये है, ये R1 और ये क्या है, R2। अब एक्सचेंज करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा। R1 में क्या आएगा, 4 5 6 और R2 में क्या आ जाएगा, 1 2 3 और R3 जो रहेगा वो ऐसे ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं। तो ये देखिए हो गया पहला रो। ठीक है, पहला ऑपरेशन ये परफॉर्म करते हैं कि किसी भी 2 रो को एक दूसरे से एक्सचेंज कर दे, बदल दे। ठीक है, तो ऐसे कॉलम में अगर करते हैं, अगर हम ये चीज कॉलम में लगाते हैं, क्या लगा देते कॉलम में, C1 एक्सचेंज C2। तो अब C1 क्या है हमारे पास, ये C1 है और ये क्या है, C2। तो एक्सचेंज करेंगे तो A क्या मिलेगा, बोलिए फट से, 2 5 8 इधर आ जाएगा, 2 5 8, C1 इस पर जाएगा 1 4 7 और बाकी ये ऐसे ही रहेगा 3 6 9। तो ये हो गया कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम से हमने क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। तो 2 कॉलम को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, ये कहा जाए कि 2 रो को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देते हैं। ये पहला हमारा ऑपरेशन कहलाता है, और रो और कॉलम। तो ये 1 1 2 तो 2 हो गई है। ठीक है, तो 3 रो के लिए यूज हो गया, 3 कॉलम के लिए, 3 मिलकर कितना जाएंगे, 6। तो पहला आपने पढ़ा रो के लिए क्या है कि एक रो को दूसरे रो से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, या ये कहें कि एक कॉलम को दूसरे कॉलम से हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर? अभी क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताएंगे कैसे इंप्लीमेंट इनका किया जाता है। तो ये था हमारा पहला रूल। पहला रूल याद कर लीजिए कि एक रो को ऐसे लिखते हैं हम, RI एक्सचेंज RJ। ये देखिए I मतलब 1 2 3, ठीक है, J मतलब 1 2 3 जो भी रखें, या कॉलम में लिख दिया जाए तो CI एक्सचेंज या इंटरचेंज CJ। क्लियर? मतलब ये अब कोई जरूरी नहीं कि R1 R2 को R3 से कर सकते हैं, R3 को R2 से कर सकते हैं। तो हमने I और J लिख दिया, तो अब आप R1 को R2 से करिए या R2 को R3 से करिए, किसी से भी एक्सचेंज कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? ये था हमारा पहला।
ठीक। दूसरा क्या आता है, ये देखिए दूसरा जो है हमारा ऑपरेशन सेकंड, कि किसी एक रो में या कॉलम में किसी भी नॉन जीरो, मतलब जीरो को छोड़ के किसी भी स्केलर वैल्यू से, किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया 2r1, मतलब r1 में क्या परफॉर्म कराया जा रहा है, 2r1, मतलब r1 किससे चेंज बदल जाएगा, उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2r1। या कॉलम के लिए कहें तो C1 में मैंने कर दिया 2C1, ठीक है। तो किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम किसी नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर, ठीक है, ये वैल्यू जीरो नहीं होती है, उसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती, छोड़कर हम उस रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो R1, ठीक है, चेंज किसमें हो रहा है, 2R1। तो अब R1 की पोजीशन में हम लोग क्या लिख देंगे, 2R1। जैसे एग्जांपल देखो, एक छोटा सा लिखते हैं, A = 2 3 4 5। अब मैंने ऑपरेशन क्या करवाया, R1 में 2R1 कर दिया, R1 में क्या कर दिया, 2R1। तो अब ये क्या मिल जाएगा, A = अब देखिए R1 हमारे पास ये था, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो 2 2 4 और 3 2 6 और 4 5 ऐसे रहेगा, क्लियर। तो पहले रो को चेंज करना किससे था, 2R1 से। तो R1 जो भी था उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई, और कहां लिखा जाएगा, R1 की पोजीशन पर। ये हो गया 2 2 4 और 2 3 6। अगर ये कॉलम में हम लगाते, ठीक है, A = 2 3 4 5। अब मैं कहता कि C2, मान लो C2 लिख देता, C2 जो है 3C1, मतलब C2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो C2 किससे चेंज हो रहा है, 3C2 से, मतलब C2 में किससे मल्टीप्लाई कर दे, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, तो वो C2 की पोजीशन पर लिखा जाएगा, मतलब सेकंड कॉलम की पोजीशन पर। अब देखिए सेकंड कॉलम हमारा ये है, सेकंड कॉलम, तो क्या लिखेंगे, A = 2 4 फर्स्ट कॉलम ऐसे रहेगा, सेकंड कॉलम में 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 9 और 3 5 15, क्लियर। तो ये हमारा कौन सा था, सेकंड ऑपरेशन। तो सेकंड ऑपरेशन में क्या करेंगे कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में हम नॉन जीरो स्केलर वैल्यू, मतलब कि जीरो ना हो उसके अलावा कोई भी नंबर से हम उसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्लियर। इनको ऐसे लिख दिया जाए कि Ri, ठीक है, चेंज होगा किसमें, KRI। अब K यहां पर स्केलर वैल्यू है, मतलब जीरो को छोड़कर K ≠ 0, मतलब K जीरो नहीं होगा, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। या इसी को हम लिखते हैं CI, चेंज होगा किसमें, KCI। यहां भी K ≠ 0, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। ये कौन सा रूल था हमारा, ये कौन सा ऑपरेशन था, सेकंड, क्लियर, समझ में आ गया। आगे देखते हैं तीसरा। अब देखिए 2 2 4 हो चुका, 2 इससे पहले वाले में, 2 इसमें भी, और मैंने बताया है कि कितने ऑपरेशन यूज होते हैं मैट्रिक्स में, 6 ऑपरेशन। तो 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। अब आता है थर्ड, दोनों में, ठीक है। तो तीसरा है कि किसी भी एक रो, जैसे मान लिया R1 में चेंज करना है, तो R1 प्लस या माइनस, मतलब ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, ठीक है, R2 कर दें या 2R2 कर दें या 3R2 कर दें, मतलब इस तरीके से किसी भी R1 में किसी दूसरे, मतलब यह कहा जाए कि एक रो में किसी दूसरे रो को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो अब चाहे उससे मल्टीप्लाई, जैसे कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके करें या माइनस से करें, सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, ऐड करें, तो कोई भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करा सकते हैं। या ऐसे कहा जाए कॉलम के लिए कि C1 में हम C1 + 2C2। तो अब C1 में क्या चेंज हो रहा है कि C1 में हम लोग 2C2 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके C1 को ऐड करके किसकी पोजीशन पे लिखा जाएगा, C1। मतलब ये C1 चेंज हो रहा है, ये एरो जो दिखा रही है बता रही है कि C1 क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। किससे चेंज हो रहा है, इनसे, ये जो आएगी वैल्यू उनसे ये चेंज हो जाएगा, क्लियर। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन बताते हुए आपको समझ में आएगा, A = 1 2 3 4, क्लियर। अब मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, R1 + 2R2, R1 + 2R2। अब देखिए क्या आ जाएगा, अब R1 की पोजीशन पर, R1 हमारे पास क्या है, 1, R1 क्या है 1 और R2 क्या है 3,
3 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे लिखो 1 प्लस, समझने के लिए 1 प्लस 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 या 2 इंटू 3 लिख दो। क्लियर, इस पोजिशन पे आएगा। फिर क्या है, सेकंड पोजिशन में क्या आएगा, 2 प्लस 2 इंटू R2 में क्या है 4, और बाकी R2 में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ किसमें चेंज होगा, R1 जिसमें लगाते हैं उसी में सिर्फ चेंज होता है। 3 4 सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, 3 2 6 7 और 4 2 2 10 और ये 3 और 4। तो इस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म कराया था कि किसी भी एक रो में हम दूसरे रो में किसी भी नॉन जीरो वैल्यू से मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कॉलम के लिए भी सेम ऐसे लग जाएगा। अगर कॉलम के लिए लगाते हैं हम, यही ऑपरेशन ऊपर लिखा हुआ है, यही लगाते हैं, तो हमारे पास कॉलम क्या है, ये है, तो A इक्वल टू 1, ये आएगा 1 प्लस 2C2, तो 2 ये हो गया और C2 की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 हो गया। फिर आते हैं नीचे, क्या है 3 प्लस 2 इंटू C2, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, C2 कितना है 4, बाकी C2 ऐसे लिखे, सिर्फ किसमें चेंज हो रहा है, C1 में, तो 2 और 4 ऐसे लिख दिया जाएगा, तो सिर्फ C1 में चेंज कर देंगे। 2 2 4 और 1 हो गया 5, 4 2 8 3 11 2 4, तो ये हो गया। इस C1 में हमने क्या किया, C1 प्लस 2C2, तो ये हमारे पास 3 ऑपरेशन है, तो 3 रो के लिए, 3 कॉलम के लिए, तो 3 3 मिलके कितने हो गए, 6 ऑपरेशन हम लोग मैट्रिक्स ऑब्व्यू पर लगाते हैं। पहला क्या था कि 2 रो या 2 कॉलम को एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हैं, क्लियर। सेकंड क्या मैंने बताया कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी भी नॉन जीरो मतलब शून्य ना हो, ठीक है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा क्या आया, किसी रो को मतलब किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को दूसरे रो या कॉलम के साथ ऐड कर सकते हैं या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्लियर। तो ये 3 ऑपरेशन रो के लिए थे और 3 किसके लिए थे, कॉलम, क्लियर। अब पढ़ेंगे इनवर्टेबल मैट्रिसेस, व्युत्क्रमणीय ऑब्व्यू, ठीक है। तो व्युत्क्रमणीय ऑब्व्यू मतलब इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलता है ये जानते हैं। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, ए, जिसका ऑर्डर जो है, ठीक है, m। अब m का मतलब क्या हो गया आपका कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होता है, सेम होता है, तो उसको ऑर्डर खाली m बोल दीजिए या m क्रॉस m बोल दीजिए। तो एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकालना है। तो हमने आपको एग्जिस्टेंस ऑफ, ठीक है, इनवर्स बताया था, प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसमें क्या था, आपने पढ़ा था कि ए और बी, अगर 2 मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी का, ठीक है, तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स है ए एंड बी, दोनों की बात हो रही, दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम, और कैसे होने चाहिए, स्क्वायर, मतलब रो और कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ए और बी का मल्टीप्लाई करें या बी का ए से मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलता है, आइडेंटिटीज। कैसी आइडेंटिटीज, जिस ऑर्डर की ये होगी उसी ऑर्डर की ये। अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ये थी तो आइडेंटिटीज भी 2 क्रॉस 2 की, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। देखिए 2 ही तरीके के मैट्रिक्स होते हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हम लोग वर्ग ऑब्व्यू कहते हैं, जिसमें रो और कॉलम क्या होते हैं, सेम, ठीक है, R इक्वल टू सी, ठीक है, रो और कॉलम क्या होते हैं, सेम। एक होता है हमारा आयताकार ऑब्व्यू, जिसको हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि रो और कॉलम हो सकता है कि रो बड़ा हो कॉलम से या रो छोटा हो कॉलम से, मतलब रो और कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, क्लियर। तो उनको कहते हैं आयताकार ऑब्व्यू, रेक्टेंगुलर, 2 ही तरीके के मैट्रिक्सेस हमको मिलती है, ठीक है। बाकी उसके नाम अलग अलग है, वो आपने पढ़ा था शुरू वाले लेक्चर में। तो यहां पर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इनवर्स पहले किसके लिए निकाल रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स है ए और बी, इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब ए बी या बी का ए से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है, आइडेंटिटीज। तो अगर आइडेंटिटीज मिलता है तो बी जो है, ठीक है, इनवर्स है, इनवर्स मैट्रिक्स है किसका, ए का। बी किसका इनवर्स मैट्रिक्स है, ए का। और यहां से देखेंगे तो कहेंगे ए, ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स है किसका, बी का।
क्लियर, मतलब बी किसका है, ए का, और ए किसका है, बी का। या ऐसे हम कहते हैं बी इक्वल टू ए इनवर्स, और यहां कहते हैं ए इक्वल टू बी इनवर्स। क्लियर, तो अब बी इक्वल टू ए इनवर्स का मतलब क्या हो गया कि अगर हम ए में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, आइडेंटिटीज। अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटीज मिलेगा। तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या होगी, ए इनवर्स। मतलब बी किसको क्या कहा जाएगा, ए इनवर्स कहा जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं कि बी, ठीक है, इज कॉल्ड ए इनवर्स ऑफ ए। तो बी जो है ए का व्युत्क्रम आव्यूह है। इनवर्स मतलब होता है व्युत्क्रम, उल्टा, प्रतिलोम, ठीक है। या ऐसे कहते हैं ए इनवर्स ए का मल्टीप्लाई, इसके हिसाब से ए इनवर्स ए का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, आई। क्लियर, मतलब ए को उसके इनवर्स के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आई मिलता है, या इनवर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, आइडेंटिटीज आई। क्लियर, तो अभी वो कहते हैं कि ए का इनवर्स ये होगा, इसका इनवर्स ये होगा, तो एक दूसरे को उल्टा। अगर बी ए का इनवर्स है तो ए किसका इनवर्स होगा, बी का, एक दूसरे का उल्टा। क्लियर, जो मैंने यहां लिखा बी इनवर्स मैट्रिक्स किसका, ए इनवर्स मैट्रिक्स किसका है, बी मैट्रिक्स। तो बी इक्वल टू ए इनवर्स या ए इक्वल टू बी इनवर्स। अब देखिए चलते हैं, हम एक क्वेश्चन लगाते हैं, छोटा सा एग्जांपल आपको देखिए समझिए कैसे आता है। देखिए एक मैट्रिक्स हमने ले लिया ए इक्वल टू 2 3 एंड 5 7। अब एक दूसरा मैट्रिक्स भी ले लिया, बी ले लिया, उसको ले लिया -7 3 5 -2। अब इनका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों के आंसर सेम है, 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2। तो मल्टीप्लाई करते हैं भी ए इंटू बी। मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहले रो का पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करिए। 2 का इससे करेंगे कितना आएगा, 2 का 7 से करेंगे 14, 3 का 5 से करेंगे कितना आएगा 15। क्लियर, अब इसी रो का इस कॉलम से करेंगे, 2 का इससे करेंगे 2 3 6, फिर 3 का 2 से करेंगे -6। ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। सेकंड रो को लेंगे, फर्स्ट कॉलम से करेंगे 5 7 35, 7 5 35। क्लियर, फिर इस सेकंड रो का इस कॉलम से करेंगे 5 3 15 और 7 2 14, -14 हो गया। सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। 15 में से 14 जाएगा 1, 6 में से 6 गया 0, 35 में से 35 0, 15 में से 14 गया 1। अब बताइए आइडेंटिटीज आया कि नहीं आया, आई, इसी को आई बोला जाता है 2 क्रॉस 2 की। अच्छा आइडेंटिटीज की एक बार डिफिनेशन बता देते हैं, डायगोनल एलिमेंट क्या होता है 1, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। तो डायगोनल मतलब टेढ़ा वाला, विकर्ण एलिमेंट जो हो जाएगा वो 1 होगा, बाकी सब क्या होंगे 0, उन्हीं को बोलते हैं आइडेंटिटी। तो बताइए ए बी इक्वल टू क्या मिल गया, आई। तो इसका मतलब बी जो ये था वो किसका इनवर्स है, ए का। तो इस बी को हम लोग ए इनवर्स कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। तो ए इनवर्स हमारे पास क्या आ गया, -7 3 5 -2। तो बी जो है ए इनवर्स हो गया, ठीक। या ये कहा जाए बी का इनवर्स कौन हो जाएगा, ए। क्लियर, तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स हमको दी है, अगर वो मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटीज आती है तो ए का इनवर्स बी होगा और बी का इनवर्स ए होगा। क्लियर, तो एक इनवर्स इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, देखिए दो थ्योरम है। पहली थ्योरम है यूनिकनेस ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स, मतलब व्युत्क्रम आव्यूह की अद्वितीयता। इसका कहने का मकसद ये है कि कोई मैट्रिक्स है उसका इनवर्स निकाला जाता है। तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स बात कर रहे हैं, वर्ग आव्यूह। अगर उसका इनवर्स पॉसिबल है तो उसका इनवर्स एक के अलावा और कोई दूसरा नहीं होता। यूनिकनेस मतलब होता है अद्वितीयता, मतलब एक ही उसका इनवर्स होगा, दूसरा और कोई इनवर्स नहीं हो सकता। वही थ्योरम हमको पढ़नी है। तो अभी आपने पढ़ा कि दो मैट्रिक्स हमारे पास थे स्क्वायर मैट्रिक्स, जिनका ऑर्डर क्या था, सेम। तो ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू हमने क्या बताया, आई। क्लियर, ये आपने पढ़ा, इसको बचाओ इक्वेशन फर्स्ट मान लो, समझ ली। तो अब हमको यहां ये दिखाना है कि क्या इसके अलावा भी, तो यहां पे क्या था, बी जो है इनवर्स है किसका, ए का। बी किसका इनवर्स है, ए का, या ए किसका इनवर्स है, बी का। ये था आपका स्टेटमेंट, इससे पहले मैंने बताया। तो अब देखते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स और ले लेते हैं। कहते हैं कि ए का एक इनवर्स और कोई मैट्रिक्स सी मान लिया, डी मान लिया, कुछ और मान लिया। हमने माना सी ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक। सी जो है ए का क्या है, इनवर्स मैट्रिक्स है। क्लियर,
तो अब सी ए का इनवर्स मैट्रिक्स, तो इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, आई। तो अगर सी जो है ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, ठीक है, या ये कहा जाए कि ए का इनवर्स मैट्रिक्स कौन है, सी है, क्लियर। तो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई। अब आओ देखते हैं, नाउ आपको मालूम है बी है, बी को हम लोग बी आई लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, आइडेंटिटीज से अगर मल्टीप्लाई होता तो वही मैट्रिक्स होती है। प्रॉपर्टीज आपने पहले पढ़ी थी मल्टीप्लीकेशन में, कि बी में अगर हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बी ही मैट्रिक्स रहेगी, क्लियर। आप बताइए आई किसके इक्वल है, ए सी के, तो इनको बी ए सी कह सकते हैं या नहीं कह सकते, आई की पोजीशन में मैंने ए सी लिख दिया या सी ए लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या लिख दिया, ए सी। तो आपने पढ़ा है एसोसिएटिव लॉ, सहचर नियम। सहचर नियम में क्या होता है, इन दोनों को हल करके तब इनको हल किया जाए, या बी ए को सॉल्व करके तब किससे सॉल्व किया जाए, सी के साथ। तो इनको एक साथ लिख दिया। अब बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखें तो बी ए किसके इक्वल है, आई के, तो ये हो गया आई सी। और हमने बताया कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटीज से मल्टीप्लाई करते वही मैट्रिक्स होती है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सी। तो बताइए बी इक्वल टू क्या मिल गया, सी। इसका मतलब बी के अलावा कोई और दूसरा इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि बी जो किसके इक्वल आ गया, सी। कहने का मतलब जो हमने सी मैट्रिक्स माना था तो वो भी किसके इक्वल है, बी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो होगा वो यूनिक होगा। देखिए सेकंड थ्योरम है, इफ ए एंड बी सेम ऑर्डर, मतलब समान कोटि के, व्युत्क्रमणीय क्रमणीय आप भी मतलब इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, तो प्रूव करना है ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स इंटू ए। ठीक है, मतलब कि ए बी का होल इनवर्स, मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकाला जाए, तो बी इनवर्स और ए इनवर्स के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होता है। इनको प्रूफ करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो अब आपको ये प्रूफ करना है। तो आपको ये मालूम है कि अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए बी है तो उसके इनवर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटीज मिलता है कि नहीं मिलता। ए बी मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, उसका इनवर्स मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, आई। अभी मैंने इससे पहले बताया था, ए का ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे आई, या इसी को हमने ए बी इक्वल टू आई बताया, तो वही बी को हम लोग क्या बोले थे, ए इनवर्स। तो किसी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी। तो इसको हम ये लिख सकते हैं ए बी, क्लियर। ए बी का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ए बी के इनवर्स से, तो आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो अब आपको एक चीज और बता दें कि मैट्रिक्स में जो मल्टीप्लीकेशन है वो ऑर्डर पर डिपेंड करता है कि पहले होगा या बाद में होगा। तो जो पहले होता है उसको प्री मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, जो बाद में होता है उसको पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे हम लोग करेंगे प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। प्री मतलब पहले, इनसे पहले, ठीक है, इनसे पहले। तो जो पहले मल्टीप्लाई था उसको बोलते हैं प्री। प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, मतलब ए इनवर्स से दोनों तरफ क्या कर दिया जाए, मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या आएगा, ए इनवर्स ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स आई। देखिए पहले हो गया, ठीक। और आपको भी मालूम है एसोसिएटिव लॉ में बताया कि इनको अगर एक साथ लिख दें, ए इनवर्स ए बी और ये ए बी का होल इनवर्स। आपको मालूम है कि किसी भी मैट्रिक्स, अब ये देखिए ए बी मैट्रिक्स है, इनवर्स मैट्रिक्स बोलते हैं, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स होगी। आप यहां सेंस करके लिख दीजिएगा, ए इनवर्स आई इक्वल टू ए। क्लियर। तो अब बताइए ए इनवर्स ए, हमने आपको क्या बताया, ए का ए इनवर्स से किया जाए या, ठीक है, ए इनवर्स का ए से मल्टीप्लाई किया जाए तब भी क्या मिलता है, आइडेंटिटी। तो बताइए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई बी ए बी का होल इनवर्स ए इनवर्स। अब आप बताओ आई का बी से करेंगे, मैंने कहा कि किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो वही मैट्रिक्स होती है। जिनको हम ये भी लिख सकते हैं, बी ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए। हमने इससे पहले कौन सा मल्टीप्लाई किया था, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। अब की बी इनवर्स से करते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स। अब देखिए बी इनवर्स से हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप यहां देख लो, ये दिखा देते हैं, दो लाइन और देख लीजिए फट से, बी इनवर्स बी ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब आप खुद बताइए
किसी भी मैट्रिक्स का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें या किसी इनवर्स मैट्रिक्स का उस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो बताइए आई मिलता है। यहां जो लिखा गया है ए इनवर्स का ए से मल्टीप्लाई करें या ए का ए इनवर्स से करें, दूसरी तरीके से बी इनवर्स का बी से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। ठीक है, आई ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, और आपको मालूम है आई से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा। तो यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था कि ए बी का इनवर्स किसके इक्वल होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स। क्लियर? तो ये था हमारे पास एक थ्योरम थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको नोट कर लिया।